नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा जो रेगुलर थर्ड आई होते हैं उससे थोड़ा फर्क है। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं पचमढ़ी में हूँ। वो भोपाल से करीब मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 घंटे की दूरी पे 200 किलोमीटर। मैंने आग्रह किया, आतमजीत सिंह साहब मेरे यंग साथी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि आज मुझे थोड़ा क्योंकि नेट की अनस्टेबल है यहाँ पे नेट, तो अभी तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, नेट चला जाता है। तो मैंने इसलिए आतमजीत सिंह साहब, जिनका एक अच्छा ज्ञान है और अच्छी पकड़ है डेटा पे, आज टेलीग्राफ ने एक स्टोरी की है, और वो टेलीग्राफ की स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए कि जिस तरह से कैग, जिसको अभी तो भाई सारी संस्थाएं बिल्कुल मोदी जी के और मोदी जी सरकार के बिल्कुल कंट्रोल में है, उसमें कैग जैसी संस्था ने, अगर आपको याद हो तो पहले उसने कुछ हाईवे को लेके बड़े बड़े खुलासे किए थे। उसने किस तरह से हेल्थ वाले में खुलासे किए थे कि आयुष्मान योजना का किस तरह से भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है, और अब उसने आज देश में किस तरह से सरकार ऑर्गेनाइज्ड रूप में किस पैसे को कहीं से भी लाके और बिना बताए कहां खर्च कर रही है, किसी को पता ही नहीं है। पैसा आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है नहीं पता है। सेस के रूप में, और अलग अलग सेस, स्वच्छता का सेस, तो हाईवे का सेस, नए नए सेस लगाए जा रहे हैं। जब सेस लगाया जाता है तो बताया जाता है इस काम के लिए, लेकिन उसको अपनी मनमानी करते हैं। मैं शुरू में एक एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, आतमजीत सिंह साहब, मैं सारी चर्चा को, क्योंकि आपने उसको ठीक से वो किया है, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड बता दूं। हिंदुस्तान में जब 1947 में देश आजाद हुआ, अपनी इकोनॉमी, हम लोग आजाद हुए, इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, और 14 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पहले आए थे। इन 14 लोगों ने मिलकर 2014, मतलब 67 साल में, 67 ईयर्स में, कुल जो हमने कर्जा लिया था वो 55 लाख रुपए का, 55 लाख करोड़ रुपए का, 55 लाख माफ कीजिएगा, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर लिया। मोदी जी एक पर सब पर भारी, वो एक पे, वो तो सब पे भारी हैं। मोदी जी ने एक कमाल ये किया कि 9 साल में मोदी जी ने 120 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले मिला के, उससे दुगने से ज्यादा। आज जो देश का कर्जा है वो मोटे तौर पे 174 लाख करोड़ रुपए है। एक तो इस, मतलब मैं इस बैकग्राउंड को, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि ये कितनी, हम किस स्थिति में आज खड़े हुए हैं। दूसरा एक चीज और है, जो मतलब मैं जिस समाज में हूं, मेरे बहुत से दोस्तों को लगता है ये किसानों पे एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स, ये टैक्स नहीं देते हैं, हमारे हमारे टैक्स पे ये सब लोग जिंदा रहते हैं। मैं थोड़ा उसको भी क्लियर कर दूं। जो आंकड़े हैं, हिंदुस्तान के जो 50% बॉटम, सबसे नीचे के लोग हैं, 140 में से अगर 140 करोड़, 70 करोड़ लोग, जिसमें जिनको आप 5 किलो अनाज देते हैं, सब शामिल हैं। उनके पास इस देश की कुल वेल्थ का 3%, 50% ऑफ द बॉटम 50 हैव ओनली 3% ऑफ इंडियन वेल्थ। और वो जीएसटी कितना देते हैं ये भी ध्यान रखिए। जो लोग कहते हैं ना कि टैक्स में हमारा टैक्स पेयर मनी, वो जो 50% लोग हैं, वो 50% नहीं, टोटल जीएसटी कलेक्शन जो है, टोटल किटी का 64% वो देते हैं। और इस देश के जो पैसे वाले हैं, जो इस देश का पैसा लेके भागते हैं, जो जिनके कर्जे को माफ किया जाता है, ऐसे 10% रिचेस्ट इंडियन, 10% ऑफ द रिचेस्ट इंडियन हु हैव 80% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, देश की 80% वेल्थ जिनके पास है, वो मात्र, सुन के ताज्जुब होगा, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का देते हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत आतमजीत सिंह साहब इसलिए यहां से कर रहा हूं कि आज की जो बात हुई है वो बहुत चौंकाने वाली है। मतलब अगर आप किसी से कहते हैं तो लोगों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई कैसी बातें करो, उसको जरा संक्षेप में आप ब्रीफली बता दीजिए। एक आध कुछ चीजें बीच में होंगी तो मैं उससे आपसे वो करता रहूंगा। आपने ठीक से पढ़ा, आतमजीत सिंह साहब प्लीज। ठीक, एक 27 पेज का चैप्टर है, उसका टाइटल है क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। ये सीएजी की रिपोर्ट नंबर 21 ऑफ 2023 है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स कीपिंग होती है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, 22-23 की नहीं है, उससे पिछले वित्तीय वर्ष की 21-22 की है, जो ये बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में किस तरीके घोटाले कर रही है, और कोई भी प्राइवेट गवर्नेंस
या प्राइवेट कंपनी जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, अगर उनको ये अकाउंट्स दिखा दिए जाएं तो ये क्लियर कट ये दिखाता है कि ऑडिटर्स को ताक पे रख के और इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसके जो प्रमुख जो बिंदु हैं पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें 2021-22 में हमारी एक्सटर्नल डेट जो थी वो 4,39,000 करोड़ रुपए थी। जब हम एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं कि जो हमारा आयात निर्यात या जो हमारा पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसके बाद जो डेट होती है, जो देश की डेट होती है, वो 4,39,000 करोड़ पे थी और उसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज लिया गया था वो हिस्टोरिकल रेट लिया गया था। मतलब मान लीजिए 62 या 63 रुपए रेट पे 4,39,000 करोड़ की डेट थी। और अगर उसको हम करंट एक्सचेंज रेट पे 83 रुपए 35 पैसे पे लेते हैं तो वो डेट हमारी 6,58,000 करोड़ रुपए है। मतलब कि जो हमारी एक्सटर्नल डेट है वो बुक्स में 4,38 करोड़ रुपए दिखाई गई है, जबकि लाख करोड़ रुपए दिखाई गई है, जबकि एक्चुअल डेट ऑन करंट वैल्यूएशन 6,58,000 करोड़ रुपए की है। तो 2,19,000 करोड़ रुपए का। जी, आपने इसको और आप स्पष्ट कर दें दर्शकों को कि मान लीजिए हमने आज से 5 साल पहले, जैसा आतमजीत सिंह साहब कह रहे हैं, जब डॉलर 62 रुपया था, उस समय किसी से $62 कर्ज लिया, अब मतलब $100 कर्ज लिया, देना आज भी $100 ही पड़ेगा हमें, लेकिन उस समय हम 62 रुपया $1 पे खर्च कर रहे थे, आज $84 कर रहे हैं। तो आपकी डेट जो है वो 83.25 से कैलकुलेट होनी चाहिए, ना कि 62 से। यही शायद मेरे ख्याल में आप कहना चाह रहे हैं। ये एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये है जो इंटरेस्ट बर्डन होता है वो ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता है। हमने कोई प्रिंसिपल तो पे किया नहीं। वो 4,39,000 करोड़ रुपए जो पड़ा था वो तो खड़ा है, वो तो सिर्फ बिकॉज एक्सचेंज रेट में हमारा डॉलर के अगेंस्ट रुपया 20 रुपए गिर गया तो हमारी जो डेट थी वो बढ़ गई, उसकी इंटरेस्ट सर्विसिंग भी बढ़ जाएगी। मतलब पहले हम जो इंटरेस्ट थे वो 4,39,000 करोड़ रुपए पे दे रहे थे, अब जो हम इंटरेस्ट देंगे वो 6,58,000 करोड़ रुपए देंगे। इसको कहते हैं डेट ट्रैप, कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एस्केलेट करता जा रहा है और आपका इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी स्मॉल सेविंग लाइबिलिटीज होती हैं सरकार की, सरकार आपको पता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स देती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज होती हैं, तो पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड होता है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं। तो सीएजी ने ये उजागर किया है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये टोटल बैठता है 6,23,006 करोड़ रुपया। 6,23,006 करोड़ रुपया। और जब उसको बुक्स में दिखाया जाता है, जो उसको रिपोर्ट किया जाता है कि सरकार की कितनी लाइबिलिटी है अगर उसको ये सारे सेविंग सर्टिफिकेट्स और इंश्योरेंस फंड्स देने पड़ेंगे, तो वो दिखाया जाता है 6,01,445 करोड़ रुपया। मतलब कि डिस्क्रिपेंसी है 21,560 करोड़ रुपए की। मतलब बुक्स पे अगर आप अपना फिस्कल डेफिसिट 3% पे मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक का मैंडेट है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइबिलिटीज को कम करके दिखा रहे हैं, आप अपनी डेट्स को, एक्सटर्नल डेट्स को हिस्टोरिक रेट ऑफ डॉलर पे करके दिखा रहे हैं, ताकि आप किताबों में ऐसा लगे कि आपका फिस्कल डेफिसिट 6.7% है, पर आप उसको 3% पे ले आएंगे। और अगर आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो करंट फिस्कल डेफिसिट है, आपको याद होगा एक शख्स ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं गलत हैं। हमारी जीडीपी जो है 5.4, कल पी चिदम्बरम साहब ने भी अपने इंडियन एक्सप्रेस के लेख में ये कहा कि जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ 5.4% है, जबकि उस जीडीपी को मेंटेन करने के लिए जो फ्रेश स्पेंडिंग है या जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.8% से 1.4% है। अब आप एक बताइए कि अगर आप जीडीपी 5.6% पे मेंटेन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कहती है हम 6.7% पे मेंटेन कर रहे हैं, तो निवेश क्यों कम होता जा रहा है? बगैर निवेश के जीडीपी कैसे बढ़ेगी? तो ये एक बड़ी सिंपल सी मैथ्स है कि अगर आप दुकान में पैसा नहीं डालेंगे तो दुकान सेल कैसे करेगी? तो वही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है और जीडीपी आपका मेंटेन्ड है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। तो ये बात सीएजी ने उजागर की है। एक मैंने आपको बता दिया, लाइबिलिटी स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड की 21,506 करोड़ रुपए के 560 करोड़ रुपए से कम दिखाई गई है, ताकि सरकार का खर्चा जो है, सरकार की जो लाइबिलिटीज है वो कम दिखाई दी है। तीसरी बात, जो पब्लिक फंड्स हैं, जो एक कंपनी का नाम आया कि पब्लिक फंड्स जो स्पेस, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है जिसमें ये सारे स्पेस प्रोग्राम, चंद्रयान-3 का प्रोग्राम आपने सुना आज पार्लियामेंट में स्पीच में मोदी जी कर रहे थे, तो उन्होंने, डायरेक्टर ऑफ स्पेस ने करीब 21 करंट अकाउंट खोले हुए हैं। जो हमारे देश की जो पैसा होता है, मिनिस्ट्रीज का पैसा होता है जिससे वहां से करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पैसा निकाला जाता है, वो एक कंसोलिडेट फंड में रखना जरूरी है।
एक कंटिजेंसी फंड होता है जिसमें 30,000 करोड़ की लिमिट होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसमें सारा रेवेन्यू आता है, जमा खर्चा होता है, और एक पब्लिक अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप पीएसयूज में आपका क्या शेयर है, वहां क्या मुनाफा है, नफा है, नुकसान है, उसके ऊपर वो सारा पब्लिक यूटिलिटीज में खर्चा होता है, जैसे पानी है, बिजली है, और देश की जितनी भी और वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पब्लिक यूटिलिटीज फंड से की जाती हैं। इन जनाब ने, डायरेक्टर ऑफ स्पेस ने 21 करंट अकाउंट खोले थे जिसमें से वो पैसा लेन देन का काम कर रहे थे। तो सीएजी ने इसको पॉइंट आउट किया कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम लोग करंट अकाउंट खोल के ऐसा इंपोर्ट का, कस्टम्स का, वो कहते हैं जी हमारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आते हैं बाहर से, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आती है तो हमको पेमेंट्स करनी पड़ती है। उनका पहले भी होती थी, पहले भी डीआरडीओ चलता था, पहले भी इसरो चलता था, तो ये आप अपने पर्सनल करंट अकाउंट खोल के ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर सकते। तो इस पे भी एक ऑब्जेक्शन सीएजी ने दिया है। और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जिस तरीके की लेवीज और सेस, आपने देखा प्रधानमंत्री ने अपना एक फंड निकाला जिसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, प्राइवेट कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, चाइनीज फोन कंपनियों से पैसा लिया कि कोविड-19 में हम इसमें ये जो पैसा है प्रधानमंत्री कोष में से अपना ये स्पेशल फंड बनाया उसमें से यूज करेंगे, और उसको आरटीआई से बाहर निकाल दिया। जितना भी 36,000 40,000 करोड़ उसमें आया, मतलब सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, टाटा से, रिलायंस से, अदानी से वो पैसा लिया गया, और उस पैसे का यूज कहां किया गया ये नहीं बताया गया। उसी तरीके से जो हम लोगों से एजुकेशन सेस लिया जाता है, हम लोगों से हेल्थ सेस लिया जाता है, आप देखिएगा जब भी आप बिल देते हैं उसमें 0.5% एजुकेशन सेस होता है, 0.5% हेल्थ सेस होता है, और 2017 से हम लोग एक स्वच्छ भारत सेस भी दे रहे थे 0.5%। तो वो पैसा कहां गया? तो सीएजी ने अपने ऑडिट में ये कहा कि ये पैसा भी जो है वो मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। इसका जो डिटेल है, एक एक्ट है हमारे 2003 का, उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। और अगर सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से चलेगी तो उसको अपना जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी पे ऑफ्स हैं, वो करंट एक्सचेंज रेट पे रखने पड़ेंगे, ना कि हिस्टोरिक डॉलर रेट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया 2,19,000 करोड़ रुपए का उन्होंने कम दिखाया कि हमारी डेट है, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। उसी हिसाब से जो पब्लिक अकाउंट्स लाइबिलिटीज हैं हमारे हमारे कंट्री की, उसमें डेट पोजीशन जो है वो लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया 6,01,000 करोड़ रुपए दिखा रही है, जबकि 6,23,000 करोड़ है जो स्मॉल सेविंग्स का मैंने आपको दिखाया। उसके बाद 2021-22 में सरकार ने 52,732 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हेल्थ और एजुकेशन सेस के नाम पे, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स शेयर से। 60% इस पैसे का, जिसका वैल्यू आती है 31,788 करोड़ रुपए, वो ट्रांसफर कर दिया गया प्रारंभिक शिक्षा कोष पे। ये एक नॉन लैप्सेबल फंड था जो एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करता है। रेस्ट जो उसका पैसा था 31,000 के अलावा 31,000 माइनस 52,000 जो भी 20,000 करोड़ रुपए बचता है, वो जाना था माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा कोष में। और प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जो इंश्योरेंस कह रहे थे 5 लाख रुपए पर पर्सन, एक स्पेसिफिक टारगेट था उनका कि इतने लोगों को, जो मेरे लाभार्थी हैं 70 करोड़ जिनको मैं फ्री राशन देता हूं, उनको सुरक्षा निधि दूंगा जिसमें कोई भी हेल्थ बेनिफिट होगा उसको वो एंजॉय कर सकते हैं। तो वो जो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष था वो यूनियन कैबिनेट ने जुलाई 2017 में क्लियर किया, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जिसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, वो मार्च 2021 में क्लियर किया। मार्च 2022 तक और उसके बाद सितंबर 2022 तक कोई भी स्कीम ऑपरेशन में नहीं है, ऐसा सीएजी का कहना है। और इस साल मई में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीएजी को लिखकर यह कहा है कि ये फंड्स जो हैं 2022-23 मतलब इस वित्तीय वर्ष में ऑपरेशनल हो जाएंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है आज की डेट में जब हमारा बात कर रहे हैं कि ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा कोष और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये कब ऑपरेशनल होंगे, इलेक्शन के बाद होंगे या इलेक्शन से पहले होंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जल योजना पे काफी सारा ढिंढोरा पीटा जाता है अमित शाह द्वारा और मोदी जी द्वारा कि हमने इतने घरों में जल प्रोवाइड करा दिया है और हर घर जल नल की स्कीम दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने राष्ट्रीय स्वच्छता कोष, जिसको हम कहते हैं 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 2015 नवंबर में लगा था। जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है उस कोष का 80% उन्होंने करना था और 20% मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को देना था। 2015 से 2017 मतलब 2 वित्तीय वर्षों में
कोस्ट के पास 12,400 करोड़ रुपए 0.5% स्वच्छ भारत टैक्स आया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने सारा पैसा हर घर जल योजना में इस्तेमाल कर लिया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग वाले में उनका उल्टा खर्चा करवा दिया, क्योंकि स्वच्छ भारत के जो ऐड आते थे वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग से आते थे। 159 करोड़ 52 लाख रुपए का स्वच्छ भारत मिशन का उनके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि वो पैसा जो है उनके अकाउंट से खर्च हो गया, जिसका 1 रुपया भी उनको नहीं मिला। तो ये सीएजी के खुलासे जो है वो आए रिपोर्ट में टेलीग्राफ की आज। अनिल सिंह का इस पर मुझे लगता है कि हम लोग को एक लंबी 1 घंटे की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि शायद 10-15 मिनट में बहुत चीजें वो नहीं होती और क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं हर दर्शक को जो ये देख रहा है, सिर्फ एक चीज, मैंने कर्जे से बात शुरू की थी, कर्जे पे खत्म इसलिए कर रहा हूं और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 1,74,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस देश के ऊपर है। हमारी 1,140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हर भारतीय, आप हो चाहे आतमजीत जी, आप हो चाहे मेरा कोई दर्शक हो, हर व्यक्ति, हर भारतीय के ऊपर 1,20,000 का कर्जा हर भारतीय के ऊपर है। हम वो हम डेट बर्डन लेके रोज घूम रहे हैं। आप इसको सिंपली कहना चाहें तो 2014 के बिगनिंग में जब मई में सरकार आई थी मोदी जी की, तो उन्होंने कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे अगर काला धन आ जाएगा। तो वो जो है 15 लाख आने की बजाय हमारा 1,20,000 रुपए हमारे अकाउंट से चला गया, चाहे वो रुपये हो गया, अभी गया नहीं, वो लगातार उसकी सर्विस कर रहा है। मैं इसलिए इसको बता दूं और खुलासा कर दूं, मोदी जी ने 120 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 9 साल 3 महीने में लिया। अगर 9 साल 3 महीने को 120 लाख करोड़ से करें तो मोदी जी ने किस रफ्तार से कर्जा लिया है वो आपको चौंकाने वाला है। पर ईयर का उनका रेट आ रहा है 12,47,000 करोड़ रुपया हर साल ले रहे हैं। हर महीने कितना कर्जा ले रहे हैं मोदी जी? जो एवरेज 1,03,000 करोड़ रुपया हर महीने ले रहे हैं। हर दिन कितना कर्जा ले रहे हैं वो एवरेज? 3,456 करोड़ रुपया मोदी जी जब जाके कोई रैली कर रहे होते हैं, जब कहीं भी जा रहे होते हैं, तो हर दिन ले रहे हैं। हर घंटे कितना कर्जा आ रहा है? 144 करोड़ रुपया मोदी जी का हर घंटे इस देश के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं। और हर मिनट कितना खर्चा? 2,40,00,000 रुपया हर मिनट पे मोदी जी कर्जा इस देश के ऊपर चढ़ा रहे हैं। और अगर देखिए तो रूह आपकी काम जाएगी, 4 लाख रुपया हर एक सेकंड पे मतलब पूरे देश के ऊपर ये कर्जा चढ़ रहा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस कर्जे को सर्विस करने के लिए, इस कर्जे का सूद देने के लिए 11 लाख करोड़ रुपया देना है। बात आज देश को बचाने की है। हमारा देश जो जीडीपी है उसका 84% हमारा डेट है। हम डेट ट्रैप में हैं, पढ़ने वाले नहीं, हम डेट ट्रैप में हैं। और अगर कुशल नेतृत्व नहीं मिला, अगर आपको एक ऐसा वित्तीय कोई आदमी नहीं मिला, तो हमारी स्थिति और खराब होने वाली है। मंदिर काशी विश्वनाथ में दर्शन कर लीजिए, राम मंदिर में मत्था टेक लीजिए, जब जाके मथुरा में कुछ कर लीजिए, लेकिन कर्जा तो देना ही पड़ेगा। वो कर्जा कोई माफ नहीं करने वाला है, क्योंकि ये हमारे ऊपर डेट है और इसको हमें देना ही देना है। मैं आतमजीत सिंह साहब इस बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ, इस उसके साथ, दर्शकों के साथ, कि जल्दी एक आध दिन में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जिससे लोगों को समझ में आए कि कितनी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। थैंक यू सो मच आतमजीत सिंह साहब, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।